सर्बिया में डैन्यूब नदी सूखने लगी है। जल स्तर में रिकॉर्ड गिरावट आई है। प्रावो कस्बे के पास समुद्र की तलहटी से जर्मन जहाजों का मलबा दिख रहा है। यह जहाज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान डूबे थे। इटली में पो नदी की तलहटी से पुराने बम निकले हैं। यह बम भी दूसरी बड़ी लड़ाई के हैं। जर्मनी में राइन नदी की तलहटी से अपशकुनी पत्थर झांक रहे हैं। इन्हें हंगर स्टोन या भूख के पत्थर कहा जाता है। सदियों से यूरोप के लोग अकाल की संभावनाएं आंकने के लिए इनका इस्तेमाल करते आए हैं। जब सूखे के कारण नदी का जल स्तर घट जाता है तो यह पत्थर बाहर दिखने लगते हैं। यह अकाल या सूखे के आने का प्रमाण है। इधर चीन में प्योंग लेक सूखने लगी है। यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। चीन की सबसे बड़ी नदी यांगजी के तटीय इलाकों में गर्मी बरस रही है। भयानक सूखा है। थ्री गॉर्जेस बांध के दरवाजे खोल दिए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना के जलाशय से पानी छोड़ा जा रहा है। इधर हुबेई प्रांत के इझोउ कस्बे में यांगजी की तलहटी से इतिहास झांक रहा है। पानी कम होने के कारण यहाँ 700 साल पुराना भवन दिखने लगा है, जो कभी यांगजी के पानी में गुम हो गया था। पानी की कमी से सिचुआन प्रांत में पनबिजली का उत्पादन गिर गया है। हुबई में कृत्रिम बरसात भी कराई गई है, लेकिन सूखे का असर कम नहीं हुआ है। यूरोप और चीन ही नहीं, अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा भी दशकों के सबसे भयानक सूखे की चपेट में है। अमेरिका के ड्राउट मॉनिटर की रिपोर्ट बताती है कि राज्यों का करीब 80% हिस्सा पानी की कमी का शिकार है। कोविड और महंगाई के बाद यह सूखा पूरी दुनिया के लिए नया संकट है। अमेरिका को सूखे का एक दर्दनाक इतिहास याद आ रहा है, जिसने 1930 में महामंदी के कहर को कई गुना ताकत दे दी थी। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा आज भयानक सूखे की चपेट में है। यह इलाका 1930 का दशक कभी नहीं भूल सकता। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम मैदानों में पर्यावरण की एक ऐसी त्रासदी आई जिसने इस देश की खेती को हमेशा के लिए बदल दिया। यह दौर डस्ट बाउल का था। धूल के भयानक तूफान जो इस क्षेत्र के फसल, जीविका और पर्यावरण को निगल गए थे। 1862 में अमेरिकी कांग्रेस ने होमस्टेड एक्ट पारित किया, जिसके बाद पश्चिमी और दक्षिणी अर्धशुष्क इलाकों में लोगों की आमद रफ्त बढ़ने लगी। यह घास के मैदान थे जिन्हें प्रेरी कहा जाता था। यहाँ बसने वाले सभी या तो किसान थे या पशुपालक। उन्होंने इस इलाके में ड्राई लैंड गेहूं की खेती शुरू की। 20वीं सदी के पहले दशक में यहाँ उत्पादन बढ़ने लगा और इस बीच शुरू हो गया पहला विश्व युद्ध। उन्नीस 1917 की शुरुआत तक अमेरिका इस युद्ध से दूर था, लेकिन जर्मनी के सबमरीन्स ने युद्ध क्षेत्र में आ रहे कारोबारी जहाजों पर हमले कर दिए। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने अप्रैल 1917 में अमेरिकी संसद का संयुक्त सत्र बुलाया। यहाँ उन्होंने जर्मनी पर युद्ध का ऐलान कर दिया। इसके बाद करीब 40 लाख अमेरिकी युवा सेना में भर्ती किए गए, जो यूरोप के मोर्चों पर भेजे गए थे। अमेरिका की सरकार ने खेती और उद्योग को युद्ध की तैयारियों में झोंक दिया। फूड विल विन द वार, यह नारा उस समय मशहूर हुआ था। यह अनाज उगाकर युद्ध जीतने की ललकार थी। सरकार ने अनाज उत्पादन बढ़ाने को कई प्रोत्साहन दिए। किसान परिवारों के युवा सेना में भर्ती हो गए थे, इसलिए खेतों में मशीनों की जरूरत पड़ने लगी। इस क्षेत्र से गेहूं का खूब उत्पादन हुआ।
अमेरिका में 20 लाख हेक्टेयर का इलाका जिस पर कभी खेती नहीं होती थी, वहां गेहूं बो दिया गया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1920 तक अनाज की मांग घटने लगी थी। बुरी तरह प्रभावित हुए अमेरिका के गांव, ग्रामीण मांग टूटने लगी। युद्ध के दौरान बनी फैक्ट्रियों के पास ग्राहक नहीं थे। बेकारी बढ़ी तो मंदी की आहट सुनाई देने लगी। बैंक फेल हुए। अंततः 1929 में शेयर बाजार बैठ गया। अमेरिका में पश्चिम दक्षिण के घास मैदानों में संकट पहले से शुरू हो चुका था। पशुओं की चराई से घास खत्म हुई और ड्राई लैंड फार्मिंग से मिट्टी की परत से नमी उड़ गई। 1930 के बाद से इस इलाके में पानी की कमी शुरू हो गई। मिट्टी का ऐसा अभूतपूर्व क्षरण कभी नहीं हुआ था। नमी खत्म होने से काली धूल के बवंडर उठने लगे। 1932 में ऐसे 15 तूफान दर्ज हुए जिन्हें ब्लैक ब्लिजर्ड के नाम से जाना गया। अगले एक साल में इनकी संख्या 40 तक पहुंच गई। यही था डस्ट बाउल। यह नाम दरअसल 1935 में एसोसिएटेड प्रेस के एक पत्रकार रॉबर्ट गीजर ने दिया था, जो अमेरिका के मध्य और दक्षिण इलाके में सूखे की रिपोर्टिंग कर रहे थे। अमेरिकी कांग्रेस के रिकॉर्ड बताते हैं कि 1931 से 1939 तक अमेरिका का 75% हिस्सा इन धूल भरे तूफानों की चपेट में आ गया। लोगों को मास्क लगाकर बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। उस वक्त तक अमेरिका की करीब आधी आबादी खेती पर निर्भर थी। पश्चिम और दक्षिण इलाकों में खेती तबाह हो गई। पलायन शुरू हुआ। जॉन स्टेनबेक का प्रसिद्ध उपन्यास द ग्रिप्स ऑफ रैथ इसी दौर में प्रकाशित हुआ था, जो डस्ट बाउल के दौरान प्रवासियों के पलायन की कहानी है। सरकार ने हालात सुधारने की कोशिशें की, लेकिन 1939 के बाद जब मौसम बदला और बारिश शुरू हुई तो कुछ राहत मिली। इसके बाद आ गया दूसरा विश्व युद्ध, जिसकी मांग बढ़ने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा भी मिला। डस्ट बाउल के बवंडर इतने विशाल और बड़े थे कि एक बवंडर ने तो वाशिंगटन तक असर किया। मिडवेस्ट से उठी हजारों टन धूल उड़कर 1935 में राजधानी तक आ गई। फ्रेडी रूजवेल्ट, जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने मंदी से उबरने की तमाम कोशिशें की थी। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़े कृषि संकट का दौर था। उन्होंने एक साथ कई बड़े उपाय किए। डस्ट बाउल से करीब 140 लाख हेक्टेयर खेतीहर भूमि प्रभावित हुई थी। 400 लाख हेक्टेयर जमीन से उपजाऊ मिट्टी उड़ गई थी। अमेरिका की सरकार ने खेती और पर्यावरण के लिए इतिहास का सबसे विशाल कार्यक्रम शुरू किया। टेलर ग्रेजिंग एक्ट के तहत चारागाहों को सुरक्षित किया गया। सिविल कंजर्वेशन कॉप इस युग का सबसे चर्चित सरकारी कार्यक्रम था। पर्यावरण को पुनर्जीवित करने के लिए यह अपने तरह का पहला प्रयोग था। फेडरल सरकार ने 30 लाख लोग भर्ती किए, जिन्हें पौधे लगाने और पर्यावरण को सुरक्षित करने के काम पर लगाया गया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इन्हें फॉरेस्ट आर्मी कहा था। डस्ट बाउल की तबाही के बाद रूजवेल्ट ने अपने वन विभाग को एक अभूतपूर्व लक्ष्य दिया था। उन्हें कनाडा की सीमा से लेकर टेक्सास तक पेड़ों की एक दीवार बनानी थी। इन पेड़ों से एक शेल्टर बेल्ट बननी थी, जो भविष्य में धूल के तूफानों से बचा सके। (1935 से 1942 तक विशाल पौधारोपण चला। पेड़ों की एक नहीं कई दीवारें या बेल्ट बनी। इन्हें आज भी उत्तरी डकोटा से लेकर टेक्सास तक देखा जा सकता है। इसके साथ जलाशय बने, बाढ़ नियंत्रण में निवेश हुआ, मिट्टी संरक्षण के कानूनी उपाय भी हुए। अमेरिका में सड़क, पुल, भवन, एयरपोर्ट बनाने के कार्यक्रम भी उसी दौरान शुरू हुए थे। यह सब मंदी से उबरने के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट के विशाल कार्यक्रम न्यू डील का हिस्सा था। अब पूरी दुनिया में सूखा फिर लौटा है। इस बार अमेरिका में पानी की जो कमी है वह पश्चिम और उत्तर पश्चिम के साथ दक्षिण के मैदानों तक असर कर रही है। अमेरिका की आधिकारिक ड्राउट रिपोर्ट बताती है कि लगभग आधा अमेरिका किसी न किसी तरह के सूखे से प्रभावित है। कई जगह किसान अपनी गायें बेच रहे हैं। ऐसे सूखे में चारे की दिक्कत है। स्थानीय कस्बों और पशु बाजारों में पालतू गायों की आवक बढ़ गई है। इधर यूरोप की ड्राउट ऑब्जर्वेटरी बता रही है कि महाद्वीप के 47% हिस्से पर सूखे का कहर है। इटली, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, रोमानिया, हंगरी, सर्बिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, आयरलैंड और यूके 200 साल के सबसे भयानक सूखे से जूझ रहे हैं। मक्का, सोयाबीन और सनफ्लावर की फसलों की उपज 15% तक घटने का डर है।
मंदी के खतरों के बीच यूरोप और अमेरिका में पर्यावरण अपने सबसे भयानक इतिहास को दोहरा रहा है। यह था आज का किस्सा। क्या आपने मनी 9 का ऐप डाउनलोड किया? नहीं तो तुरंत कीजिए, क्योंकि किस्सों का सिक्का सबसे पहले आपको वही मिलता है। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।